नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए ओमकार चौधरी सर, सीनियर जर्नलिस्ट। और आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट, जो भाग कर तो पाकिस्तान से आए, रोजी रोटी करियर भारत में बनाया, पर बड़ी शर्मिंदा है आज की डेट में। ये वही लोग हैं जो कहते हैं अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट को जजेस तक को मारने की धमकी इनडायरेक्ट वे में दे देते हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जी सर, आज एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। एक वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उनकी हैसियत वैसे जज से कम नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, कपिल सिब्बल का बयान। जी सर। कपिल सिब्बल ने कहा क्या है? कपिल सिब्बल ने कहा है कि बड़ी शर्मनाक स्थिति है, जिस तरह की डेमोक्रेसी चल रही है, जो कुछ बंगाल में चल रहा है, अभिषेक बनर्जी पर जो अंडे और टमाटर फेंके गए हैं, ये बड़ा शर्मनाक है। और शुभेंदु अधिकारी को, राज्य के मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए जिस स्थान पर ये घटना हुई है। शर्मनाक ये उनको नहीं आ रही है, शर्मनाक ये बयान है। पहली बात ये है कि आप अगर सार्वजनिक जीवन में हैं, जनता के द्वारा ही आपको अगर 3 बार सत्ता की कमान सौंपी गई है और वही जनता आज आपसे या आपकी बुआ जी से नाराज हैं, तो उसके गुस्से का सामना करना भी आना चाहिए। वैसे तो कई तरह की खबरें आ रही हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि सीआईडी की जांच का सामना करने से बचने के लिए ये प्रपंच रचा गया है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, क्योंकि जो 5 लोग गिरफ्तार हुए शुरू में, एक और गिरफ्तारी हो गई है। वो 5 लोग टीएमसी के एमएलए के समर्थक बताए गए हैं। उसमें कितनी सच्चाई है, कितना वो फसाना है, ये अभी इसकी पुष्टि होनी है। लेकिन बीजेपी के समर्थकों ने, बीजेपी के नेताओं ने ही ये दावा किया है कि वो टीएमसी के ही कार्यकर्ता हैं, और ये सब अगर हुआ है तो फिर कहीं ये पूर्व नियोजित तो नहीं था, ताकि सीआईडी की जांच से सामना करने से बचा जा सके। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है अभी तक भी। सबने देखा है, कोई पत्थर तो लगा नहीं है, कोई ईंट तो लगी नहीं है, कोई सिर तो फूटा नहीं है, कोई ऐसी चोट तो है नहीं कि खून निकल रहा हो अभिषेक बनर्जी के सिर से या शरीर के किसी हिस्से से। इस घटना के होने के बाद भी वो उस पीड़ित परिवार के पति पत्नी से जाकर के मिले हैं, जिनके जवान बेटे की डेथ हो गई चुनावी हिंसा में। वहां जाकर के वो बात कर रहे हैं, उनसे सबको दिखाई दे रहा है। जबरन बोतल से उसकी माँ को पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी अब वायरल हो रहा है कि आप जबरन क्यों किसी को पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, केवल सीन क्रिएट करने के लिए और लोगों को ये दिखाने के लिए कि आप कितने फिक्रमंद हैं उस परिवार के। फिर आधे घंटे तक आप वहां बैठ करके मीडिया से बात भी करते रहे। वहां से निकल करके अपनी गाड़ी तक पूरा काफिला आपके साथ चल रहा था, आप पैदल ही चल रहे थे, तब भी आप मीडिया से बात करते हुए चल रहे थे। आप कलकत्ता पहुंचते-पहुंचते स्ट्रेचर पर आ जाते हैं और उसके बाद अस्पताल में भर्ती होने की कोशिश करते हैं। इससे बड़ा ड्रामा कोई हो सकता है क्या? इससे बड़ी नाटक नौटंकी कोई हो सकती है क्या? या डेमोक्रेसी की इससे शर्मनाक कोई सीन हो सकती है क्या? तो शर्म आनी चाहिए इनके कृत्य पर कि आप वहां तो अपने पैरों पर चल रहे हैं और कलकत्ता पहुंचते ही आप स्ट्रेचर पर और अस्पताल में पहुंच जाते हैं। और आज सुबह के मैं विजुअल्स देख रहा था, जिसमें अभिषेक बनर्जी एक व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। भाई, तुम्हारी टांगे टूट गई हैं, तुम्हारे घुटने फूट गए हैं, या तुम इतने बीमार हो और 15-20 दिन से या 30 दिन से या 1.5 महीने से बीमार हो कि तुम अपने पैरों पर चल नहीं सकते हो, व्हील चेयर पे बैठे हो,
और वहां से कोई एम्बुलेंस मंगाई है या गाड़ी मंगाई है, उसमें सवार होकर के आप किसी अस्पताल जा रहे हो। क्योंकि आज की तारीख थी सीआईडी की, और सीआईडी जांच कर रही है एक फोर्जरी के मामले की। इन्होंने शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए विधानसभा सचिवालय को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी पर विधायकों के फर्जी सिग्नेचर किए गए थे। दो विधायक हैं, संदीपन साहा और ऋतुव्रत बनर्जी। इन दोनों ने सचिवालय से शिकायत कर दी थी कि जो हमारे सिग्नेचर किए गए हैं उस कागज पर, चिट्ठी पर, सिफारिश पर हमने साइन किए ही नहीं हैं। और सीआईडी की जांच में अब तक 10 से 12 एमएलए टीएमसी के कह चुके हैं कि हमारे सिग्नेचर फर्जी तरीके से किए गए हैं। तो ये फोर्जरी का मामला है, सीआईडी जांच कर रही है, एसआईटी का गठन हो चुका है, वो एक दौर की पूछताछ भी इनसे कर चुकी है, आज फिर इनको बुलाया गया था। आज सीआईडी के कठिन सवालों का सामना इनको करना था। उससे बचने के लिए कभी स्ट्रेचर पर दिखाई दे रहे हैं, कभी व्हीलचेयर पर दिखाई दे रहे हैं, कभी अपने घायल और बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। अब सीआईडी को इनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है कि अगले 15 दिन की मुझे छूट दी जाए ताकि मैं स्वास्थ्य लाभ कर सकूं। तो इनके जो लीगल टीम के लोग हैं वो इनको ये सलाहें दे रहे हैं कि किसी तरह अपनी खाल बचाओ, क्योंकि ये जो फोर्जरी की गई है ये बेहद गंभीर आरोप है। इसमें तो आप अंदर जाएंगे ही जाएंगे। तो तब तक हम भी जरा सोच ले कि कैसे बचाव किया जाए, और अगर तब तक कोई व्यवस्था हो जाए किसी अस्पताल में लेटने की तो वो भी हो जाए। तो वो जब ये कलकत्ता आए, अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश हुई, जबरन भर्ती कराने की कोशिश की गई। अस्पताल ने देखा कि नहीं, कोई चोट ही नहीं है गहरी। भाई, अंडे से या टमाटर से आज तक किसी का सिर फूटा है क्या कि आप हेलमेट पहनने का नाटक कर रहे हैं और उसके वहां ठीक ठाक चल रहे हो, कलकत्ता आते स्ट्रेचर पे लेट रहे हो। तो अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया। दूसरे अस्पतालों में अप्रोच किया, उन्होंने भी मना कर दिया। तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो सरकार का दबाव है, फला सीओ ने जो है फोन करके धमकाया अस्पताल को कि भर्ती करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये अपने जरा पापों पर, अपने कर्मों पर और अतीत में जो इन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया है उसको भी याद कर लें। और ये जो कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं ना, ये अपने क्लाइंट बनाते हैं इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ओह! तो वो हिंट दे रहे हैं, अब सॉरी सर इंटरप्ट, अभिषेक बैनर्जी को हिंट दे रहे हैं कि देखो अभिषेक मनु सिंघवी नहीं संभाल पाएंगे, मैं तुम्हारा ज्यादा बड़ा हितैषी हूँ, क्योंकि ज्यादातर टीएमसी के केसेस अभिषेक मनु सिंघवी संभालते रहे हैं। हमेशा ध्यान से इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, समझ में आ जाएगा तुरंत कि इस केस को लपकने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और फिर मोटी फीस वसूल करते हैं, अपीयर होते हैं अदालत में उसकी तरफ से। अब वो लंबा खींचे सुनवाई चाहे जो हो, पहले इनकी तूती बोलती थी। पहले तो ये कहा जाता था ना कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल और एक दो और नाम हैं, उनको अगर आप कर लोगे एज लॉयर तो फिर राहत मिलना सुप्रीम कोर्ट से आसान हो जाता है। तो ये जो कुछ कर रहे हैं, इनको कपिल सिब्बल को वो 2021 के चुनाव परिणाम आने के बाद की हिंसा याद नहीं है। ममता बनर्जी गई थी क्या किसी मौके पे? बीजेपी के समर्थक वोटर्स के, कार्यकर्ताओं के, नेताओं के घर फूंक दिए गए थे, घर लूट लिए गए थे, दुकानें लूट ली गई थी, उनकी माँ बहन बेटियों के अस्मत पर हाथ डाले गए थे, रेप किए गए थे, 5,000 परिवार पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। तो इन कपिल सिब्बल को वो घटनाएं याद नहीं है। हर चुनाव से पहले जो हिंसा होती थी उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते थे, उनको हिंसा का शिकार बनाया जाता था। किसी की लाश पेड़ से लटकी हुई मिलती थी, कहीं जंगल में गुमनाम तरीके से डेड बॉडी जो है वो 2-2, 3-3, 4-4 दिन बाद मिलती थी। तो ये जो ढपोर शंखी हैं इस तरह के लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस देखते हैं और संभावनाएं देखते हैं कि एक और मुर्गा फंस गया है, एक और क्लाइंट आ गया है, तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। शर्म तो
पब्लिक को आनी चाहिए, जो इस जैसे लोगों को एक तरीके से बर्दाश्त करते रहते हैं। इनके जितने ये केस लेते हैं अपने हाथ में, उनकी जरा सबकी शिनाख्त कर लीजिए कि कैसे-कैसे लोगों की ये वकालत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के। जी। सर, आपने बिल्कुल सही कहा और आपको पता है इनकी एक हियरिंग की फीस कितनी है ऑफिशियली? 40 लाख रुपए 1 हियरिंग। जितना लंबा केस चलेगा उतना अच्छा है। आईपीओ लॉन्च कर देंगे सर। अभिषेक मनु सिंघवी और सिब्बल जी के पास तो अथाह है क्योंकि क्लाइंट सारे जितने भी हिंदू विरोधी हों, देश विरोधी हों, सब इन्हीं के पास पहुँचते हैं, सब के सब। और एक-एक हियरिंग 40 लाख सर पता नहीं कौन-सी उसमें से क्या निकाल कर लाते हैं नया कि 40 लाख रुपए फीस लेते हैं। मतलब एक मिडल क्लास के लिए 40 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट। जी, सर अभी ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी पे टूट पड़ा है। अभी थोड़ी देर मतलब पहले तो इनके छोड़ के जा रहे थे लोग जो इनकी कौन उसमें से थे, टीएमसी में से। अब आज इन्होंने 2 लोगों को एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के लिए निकाल दिया है, ऋता बैनर्जी और सांदीपन साहा। ये वही 2 एमएलए हैं जिन्होंने सचिवालय को लिख कर के दिया है और सीआईडी के सामने गवाही के तौर पर पेश होकर के कहा है कि हमारे सिग्नेचर उस चिट्ठी पर नहीं है, वो फेक तरीके से हमारे सिग्नेचर किए गए हैं। अच्छा। इसके अलावा भी 10-12 एमएलए हैं जिन्होंने ये कह दिया है, गवाही देते हुए सीआईडी के सामने कि हमारे सिग्नेचर भी गलत तरीके से किए गए हैं। तो संदीपन भी और ऋतव्रत भी दोनों और इनके साथ-साथ बहुत सारे एमएलए, वो इस समय ममता बनर्जी से भी और अभिषेक से भी काफ़ी नाराज़ हैं। और जो बदली हुई स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हैं उसमें 20 मई को इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। 20 मई को 80 में से केवल 35 एमएलए पहुँचे थे। 45 एमएलए मीटिंग में पहुँचे ही नहीं। अभी इन्होंने कल फिर मीटिंग बुलाई थी। केवल 20 एमएलए पहुँचे, 60 एमएलए पहुँचे ही नहीं। और एक बीच में एमपीज़ की मीटिंग बुलाई थी, उसमें 5 एमपी गायब थे, नहीं आए मीटिंग में। तो ये क्या शो करता है? और ये कल की मीटिंग क्यों बुलाई थी इन्होंने? कि साहब अभिषेक बनर्जी पर और कल्याण बनर्जी पर अटैक हो गया है। तो आप आइए बैठ कर के रणनीति बनाएंगे और आज यानी 1 जून को प्रदेश व्यापी धरने प्रदर्शन करेंगे। जिला मुख्यालयों पर, ब्लॉक लेवल तक हर जगह प्रदर्शन करेंगे। एमएलएज़ को कहा गया कि आप लोग इसकी तैयारी करिए, व्यापक एक शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी थी। तो एमएलए मीटिंग में ही नहीं पहुंचे। फिर कहा गया कि मीटिंग कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि बहुत सारे एमएलए पहुंच नहीं पाए, उनको सूचना दे दी गई थी, वो आ नहीं पाए, दूर-दराज के इलाकों में थे, आगे कभी इसको मीटिंग को करेंगे। फिर बाद में एक सूचना आई कि प्रदर्शन भी स्थगित करना पड़ा है इन लोगों को। अब पता नहीं आज प्रदर्शन हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है? क्योंकि कल भी तो प्रदर्शन ही हो रहा था जब कल्याण बनर्जी एक ज्ञापन देने के लिए हुगली में पुलिस स्टेशन जा रहे थे और किसी ने पीछे से एक चाँटा ही लगाया है सिर पे, तो इन्होंने कहा कि मेरा तो फूट गया और फिर एक गीला कपड़ा लेकर के ऐसे सिर पर रख कर के और वहाँ मीडिया से भी बात करते रहे, सड़क पर पड़े-पड़े मोबाइल फ़ोन से भी किसी से बात कर रहे थे, "भई तुम्हारा सिर फूटा हुआ है तो यहाँ क्यों पड़े हो? जाकर के अस्पताल में इलाज कराओ।" लेकिन अगर चोट लगी हो तो समझ में आए भी, चोट तो लगी कि नहीं लगी ये तो जाँच का विषय है, पर नाटक पूरा था, एक्टिंग पूरी थी। फिर खड़े होकर के माइक हाथ में लेकर के टीएमसी के जो कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे थे उनको संबोधित करना शुरू कर दिया। तो भई आप हाई कोर्ट के भी वकील हो, आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपीयर होते हो, आप पहले राज्यसभा भी सदस्य थे, अभी आप लोकसभा के सदस्य हो, मुख्य सचेतक हो, ड्रामा ऐसा तो करो जो लोगों के गले से नीचे उतर जाए। कह रहे हो कि चोट लगी है, मुझ पर हमला हुआ है, प्राणघातक हमला हुआ है और वहाँ खड़े होकर के आप भाषण भी दे रहे हो। तो इस देश की पब्लिक इतनी नासमझ तो नहीं है ना कि जो आप कहोगे वो वो समझ लेंगे कि हाँ, आप बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं
आपके साथ वाकई प्राणघातक हमला हुआ है। तो ये अंतर विरोधी बातें लोगों की समझ में आ जाती हैं कि कोई हमला-वमला नहीं हुआ, किसी ने ऐसे ही चलते हुए पीछे से एक आध लगा दिया और आप सड़क पे लेट गए कि हमला हो गया। सर ये भी तो हो सकता है कि खुद ही मरवाया हो, जैसे अभिषेक बैनर्जी के उसमें नाम आ रहा है जितने भी लोगों ने जिन्होंने उनके ऊपर अंडे टमाटर फेंके हैं, एक आध थप्पड़ लगाया, वो सारे टीएमसी के ही लोग निकल कर आ रहे हैं। सर एक चीज़ है सर, सर बहुत नुकसान हो गया बॉलीवुड का सर, बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो गया। अगर अभिषेक बैनर्जी, कल्याण बैनर्जी जैसे लोग बॉलीवुड में जाते तो 4 चाँद लगाते सर सर एक्टिंग में। ऑस्कर तक तो इनकी मूवीज़ पहुँच ही जाती। इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं सर। जी। ऐसे तो बहुत सारे एक्टर हैं भारतीय राजनीति में। अरविंद केजरीवाल को आप कम समझती हैं या लालू यादव को आप कम समझती हैं। लालू यादव को जब अदालत में अपीयर होना होता है तो वो व्हील चेयर पर आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ में थे 5.5 महीने तो रोज खबर आती थी, आज कीटोन लेवल नीचे चला गया, आज तो किडनी ही फेल होते होते बची, आज तो अरविंद केजरीवाल के प्राण ही निकलते निकलते बचे। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, रोज अदालतों में कहा जाता था कि आज तो बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच गए थे अरविंद केजरीवाल, मेडिकल की टीम भेजो, एम्स की टीम भेजो। और अब जी। कूदते फांदते फिर रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर उन्होंने वही सब काम शुरू कर दिए। लालू यादव का देख लो आप। तो अलग-अलग प्रदेशों में जब इनको अदालत में पेश करना होना होता है और कानून का सामना करना होता है, तो यही इसी तरह के ये प्रपंच रचते हैं, इसी तरह की पाखंड जो है वो सामने दिखाई देते हैं। वरना सबकी समझ में आ रहा है ना कि अभिषेक बनर्जी के साथ क्या हुआ है, कितना हुआ है। लोगों का गुस्सा है, निकल गया वो, खत्म हो जानी चाहिए थी वहाँ पे बात। लेकिन इस चीज़ को किस जिस तरीके से ये लोग कि जी राहुल गांधी का फ़ोन आया है मेरे पास कि मैं हैदराबाद में इनका इलाज करा दूँगा। अगर यहाँ राज्य सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही, अस्पताल कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो हम हैदराबाद में ले जाकर इनका अरे कुछ हुआ हो तो ले जाओ। जब कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ नौटंकी हो रही है और सीआईडी की पूछताछ से बचने के लिए ये सब हो रहा है, तो ठीक है। अगर इतना कोऑपरेशन का सहयोग का भीतर से ज्वाला फूट रहा है, लाड़-प्यार दिखा रहे हो, तो फिर ये चुनाव में भी दिखाई देना चाहिए था। लोकसभा चुनाव में तो ममता बनर्जी ने कह दिया था कि लोकसभा की 2 सीटों पे लड़ना हो, जहाँ से आप 2019 में जीते तो ठीक है, नहीं तो सभी 42 सीटों पे हम अपने कैंडिडेट खड़े कर देंगे। तो ये केवल अवसरवादी लोग हैं। इंडी गठबंधन भी किस हालत में पहुँचा हुआ है और क्यों बना था? मोदी को रोकने के लिए, मोदी को हटाने के लिए बना था। लेकिन हटा पाए क्या? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर टीएमसी में इस वक़्त क्या हो रहा है? जैसा अभी आपने बताया, 80 में से 60 एमएलए आए ही नहीं। समथिंग बिग इज़ कुकिंग लुक्स लाइक। अच्छा सर, निगम पार्षद वगैरह भी जो हैं, वो लोग भी कोई नहीं आ रहे हैं। हर जगह रेज़िग्नेशन का दौर चल रहा है। अच्छा, वो भी एक दौर चल रहा है जहाँ पर लोग घेर-घेर कर मार रहे हैं, जो लोग कट कमीशन तोलाबाज़ी थे। आज भी एक वीडियो आई है जहाँ पे एक साहब ने पूरी ग्राम पंचायत बिठाई है और कहा है, "मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँग रहा हूँ। जिस-जिस से मैंने कट कमीशन लिया हो, आप प्लीज़ आके मेरे से पैसे अपने ले जाएँ।" ये भी एक दौर चल रहा है। बट टीएमसी में कुछ बड़ा लग रहा है मुझे सर। जी। मुझे लगता है कि एक अजित पवार और एकनाथ शिंदे की तलाश हो रही है टीएमसी के भीतर, और जिस दिन वो मिल जाएगा, उस दिन टीएमसी का एक बड़ा धड़ा टूट जाएगा। और जो महाराष्ट्र की तरह शिवसेना और एनसीपी की तरह ये दावा करेगा कि हम असली टीएमसी हैं, और उसके बाद ये लड़ाई चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी उसी तरीके से तनहा बैठे हुए रह जाएंगे जैसे उद्धव ठाकरे मातोश्री में बैठे हैं और शरद पवार सिल्वर ओक में बैठे हुए हैं। तो आपके हिसाब से सर कौन लगता है जो इनकी कमान सँभाल सकता है? काकोली घोष मुझे एक अच्छी दावेदार नज़र आ रही हैं इस वक़्त, या शी निकल माइट। आएगा कोई ना कोई निकल आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी में नहीं है और वो जल्दबाजी में कभी रहती भी नहीं है। महाराष्ट्र में तो इसलिए थोड़ा ऑपरेशन जल्दी कर दिया गया क्योंकि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से चलता करना था। और
डिश तैयार थी, पक करके तैयार थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो खा ही लिया जाए, सब कुछ ठीक-ठाक है। तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 एमएलए आए। बीजेपी के ऑलरेडी 105-6 एमएलए थे ही, तो बहुमत हो गया। कुछ 8-10 निर्दलीय विधायक थे, तो हो गया काम वहां पर। यहाँ तो अपने ही बीजेपी के 294 के सदन में 208 एमएलए हैं, प्रचंड बहुमत आया है। तो यहाँ दूसरे दलों से एमएलए लेने या नेताओं को लेने की कोई जल्दबाजी नहीं है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इसलिए बीजेपी नेतृत्व ने कहा है कि अगले 3 महीने किसी की एंट्री नहीं होगी, वरना तो इनके एमएलए भी कतार लगाए खड़े हैं और एमपी भी आने को तैयार बैठे हैं, और बहुत सारे नेता, पार्षद से लेकर के टॉप लेवल तक। और खास तौर से ऐसे मौकों पर ऐसे लोग जरूर सत्तारूढ़ पार्टी में घुसने की कोशिश करते हैं जिनके खिलाफ कोई या तो जांच बैठ गई हो या जांच होने की आशंका हो, या जिन्होंने गड़बड़ियां कर रखी हों। उनको लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी में घुस जाओ किसी तरीके से, शायद जान बच जाए। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जरा फूंक फूंक करके कदम रख रही है। पर ममता बनर्जी भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि बीजेपी टीएमसी एमपीज आर बीइंग थ्रेटन्ड टू जॉइन बीजेपी। ये वो 60 एमएलए नहीं आए तो वो सर इनका जो मीटिंग था वो कैंसिल कर दिया गया। तो अब इन्होंने दूसरा राग अलापना शुरू कर दिया है। इनके कितने एमपी बीजेपी में जा रहे हैं ये भी तो इनसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास तो सॉलिड सूचना होगी जो ये इस तरह की बात कर रही हैं। क्या इतने एमपी आ रहे हैं कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल जाए लोकसभा में, 272 क्रॉस हो जाए? तो वो बताना चाहिए उनको। तो ये ठीक है, मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो अपनी भड़ास तो निकालेंगी, रोए पीटेंगी तो हैं। अब मुझे एक बात बताओ ना गायत्री, के किसी की अच्छी खासी धुनाई हुई हो, पिटाई हुई हो, और सीधे सत्ता से उठा करके किसी ने बाहर फेंक दिया हो, और अब जगह जगह पूरे प्रदेश में इनके कार्यकर्ताओं की, पार्षदों की, इनके सेकंड टू अभिषेक की, और उसी के पास खड़े हुए एक और विश्वास पात्र कल्याण बनर्जी की पिटाई हो रही हो, तो आप रोने की तो छूट देंगे ना, उनको रोने का तो अधिकार देंगे। तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आप ये समझो कि ममता बनर्जी बैठ करके रो रही हैं। सर पर एक चीज समझ में नहीं है, जब से इलेक्शंस खत्म हुए हैं तब से अभिषेक बैनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बल्कि सत्ता आज की डेट में मैंने जो सुना पूरी की पूरी टीएमसी पार्टी को अभिषेक बैनर्जी ही संभाल रहे थे, और इसीलिए इतना गंदा आया भी इनका रिजल्ट, क्योंकि ममता की फिर भी पकड़ थी काफी हद तक। पुराने उनके लोगों के साथ ही सही, इनके जो बहुत लंबे टाइम से लॉयल फ्रेंड्स थे उनके साथ इनका जो एक पकड़ था वेस्ट बंगाल पे, वो काफी अच्छा था फिर भी। पर अभिषेक तो बिल्कुल ही गायब हो गए, और जब आए हैं तो अपनी टांग तोड़वा के या पेट में दर्द या स्ट्रेचर के ड्रामे के साथ। 4 उदाहरण हमारे सामने हैं। पंजाब में अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल साहब चीफ मिनिस्टर थे, भले आदमी थे, बुजुर्ग थे, उनका सब सम्मान करते थे। लेकिन उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल उतने ही निखद, उतने ही भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे, और पार्टी के भीतर वर्कर्स और बाकी नेताओं के साथ जो उनका व्यवहार था वो ठीक नहीं था। तो जिस तरह के आरोप लगे उसके बाद अकाली दल पनप नहीं पाया, पनप ही नहीं पाया। नंबर 2 उदाहरण, बाला साहब ठाकरे का एक रुतबा हुआ करता था, एक साख हुआ करती थी, और मातोश्री में मातोश्री की सीढ़ियां उतर करके कभी किसी नेता से मिलने के लिए उनको जाना पड़ा हो, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। जिसको भी जाना होता था वो मातोश्री जाकर के बाला साहब ठाकरे से ही मिलते थे। वो चाहे जावेद मियांदाद हो, माइकल जैक्सन हो, या हमारी देश की राजनीति के दिग्गज जो रहे हों, वो सब, यहाँ तक के प्रणब मुखर्जी जब 2012 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे और अलग-अलग प्रदेशों की राजधानियों में जा रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप से मिल रहे थे, वो भी मातोश्री गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि सोनिया गांधी कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई थी कि ऐसे व्यक्ति के पास आप क्यों गए।
और वही फिर सोनिया गांधी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवाती हुई दिखाई दे रही थी। तो ये अंतर्विरोध है राजनीति के। तीसरा एग्जाम्पल है लालू यादव की फैमिली का। जबान से बाहर बाहर बोलना, चुनौतियां देना, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में उल्टी सीधी, मैं कहूंगा बकवास करना, ये एक शगल बन गया था इनका, लालू यादव का भी, तेजस्वी यादव का भी, राबड़ी देवी का भी। लोगों ने मिट्टी में मिला दिया इनको और पनप नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। चौथा उदाहरण है राहुल गांधी का। राहुल गांधी जो अनुभवहीन भी हैं, दिशाहीन भी हैं, अज्ञानता के भी शिकार हैं। ये वैसे ही हैं, एक बार अरुण जेटली ने लोकसभा में खड़े होकर के कहा था कि ये ऐसे विशेषज्ञ हैं अलग अलग विषयों के जिनको किसी भी विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और ये इस तरह की बयानबाजी करते हैं। लोकसभा के अंदर भी जनसभाओं की तरह बात करते हैं और ना संसद की गरिमा का पता है। सीढ़ियों पर बैठ करके आप चाय और टोस्ट खाते हैं, पीते हैं और खाते हैं। तो इन्होंने किसी और का नुकसान नहीं किया है। नरेंद्र मोदी तो लगातार 13.5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात के, और अब लगातार 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी लोकप्रियता में भी कोई कमी नहीं है। उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में सफलता के झंडे गाड़ती जा रही है, लेकिन इनका अपना बुरा हाल हुआ है सबका। अकाली दल को देख लो, शिवसेना को देख लो, और लालू के परिवार को देख लो, कांग्रेस को देख लो, और अब बंगाल में ममता बनर्जी जो ये कहती थी जनसभाओं में कि नरेंद्र मोदी के गले में बड़ा सा पत्थर बांध करके इसको बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया जाना चाहिए। एक बार नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही, कभी कभी वो चुटकी लिया करते थे, कभी कभी कुछ ऐसी बातें बता देते थे संबोधित करते हुए कि ममता जी से हमारी राजनीतिक लड़ाई भले ही हो और हम एक दूसरे के खिलाफ चाहे जितना भी बोल रहे हों, लेकिन मेरे हर जन्मदिन पर उनकी तरफ से कुछ कपड़े और कुछ मिठाई मेरे लिए हमेशा आती हैं, जब मैं चीफ मिनिस्टर था तब भी और जब प्रधानमंत्री हूं तो भी। तो उन्होंने कहा पलट करके कि अगली बार पैकेट में ईंट पत्थर भर करके भेजूंगी। तो ये इस तरह की बयानबाजी ममता बनर्जी की तरफ से भी, और अभिषेक बनर्जी ने तो सारी हदें पार कर दी। उन्होंने चैलेंज किया एक गाड़ी के ऊपर खड़े होकर के कि अमित शाह ने अगर अपने माँ का दूध पिया है, अगर अपने बाप की असली औलाद हैं, तो 4 तारीख को रिजल्ट के बाद कलकत्ता में या बंगाल में रहे, आकर के हम मिलेंगे, और जो बीजेपी को वोट डालेगा उसका ठीक तरीके से डीजे बजाएंगे। तो अब बंगाल की जनता किसका डीजे बजा रही है वो सबके सामने है। जी। सर, मैंने कपिल सिब्बल से शुरू किया था, पर आखिरी में मैं बीबीसी की तरफ आना चाहूंगी। बीबीसी हमारे यहाँ बांग्लादेशी आए हुए हैं, वो स्वयं, क्योंकि फॉरेनर्स एक्ट रूल लागू नहीं होगा यहाँ पे। कल इस बात को बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने आके ऑफिशियली बोला है कि वी विल नॉट बी फॉलोइंग द फॉरेनर्स एक्ट, क्योंकि इतनी बड़ी जनता है, कहाँ तक डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, कहाँ तक वेरिफिकेशन होगी। तो उन्होंने तो सर खोल दिए, आप जाइए, जिस जिसको दिक्कत है वो है, जिस जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, कागज नहीं होंगे, आप नहीं आ रह सकते। बीबीसी को क्या आग लग गई है? बीबीसी को क्या प्रॉब्लम है? ये तो हमारा इंटरनल मैटर है। जी। पहली बात तो ये है कि हम लोगों को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि बीबीसी क्या कह रहा है, या फला चैनल क्या कह रहा है, या इकोसिस्टम क्या कह रहा है। मुझे लगता है कि इस मेंटेलिटी से देश को और ख़ास तौर से राष्ट्रवादियों को बाहर निकल आना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इसका कोई असर होता तो वो दिखता भी। पब्लिक पे तो कोई असर दिखाई देता नहीं है। पब्लिक तो ना इनको पढ़ती, ना इनकी सुनती। वो तो एक ही आदमी की सुन रही है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, और जो वो कहते हैं उस पर यकीन करते हैं। जो उनकी सरकार फैसले ले रही है उस पर आंख मूंद करके भरोसा कर रही है। अब ये जो यहाँ से
उठा उठा करके बांग्लादेश की सीमा में भेजा जा रहा है जिन लोगों को, क्या है ये, कौन है ये वीजा के साथ आए थे क्या, या पासपोर्ट के साथ आए थे क्या, या जो एक वैध तरीका होता है किसी देश में जाने का उस तरीके से आए थे क्या? और अगर ये घुसपैठिए हैं, इनके पास कोई दस्तावेज एज सच नहीं है, और इनको अगर विदेश मंत्रालय ने परमिशन नहीं दी है भारत में आने की, तो फिर इनको चाहे जैसे फेंके हम बांग्लादेश की सीमा में या दूसरे देशों में जहां से ही आए हैं। अमेरिका ने क्या किया है ये तो पूरी दुनिया ने देखा है ना। हाथों में हथकड़ी पीछे बांध करके और पैरों में बेड़ियां डाल करके जहाज में भर भर करके अलग अलग देशों के घुसपैठियों को उनके देशों में ले जा करके छोड़ा है। तो कौन देश है इस दुनिया में जो घुसपैठियों को अपने यहाँ दामाद बना करके उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, और जो हमारे मूल नागरिक हैं उनके अधिकारों पर डाका डालने की छूट देंगे? ये बदला हुआ भारत है। और यहाँ अब सारी जितनी ल्यूप होल्स थी, जो सरहदें खुली छोड़ दी गई थी ऐसे लोगों के भ्रमण के लिए, अब तक तो इनको समझ लेना चाहिए जितने ये इस तरह की बकवासबाजी करते हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर क्या रही है। पहले लेह लद्दाख के इलाके में चीन के सैनिक अंदर तक टहल करके, कई बार तो टेंट लगा करके वहां कई कई दिन रुक करके वापस लौट जाते थे, और नई नई जगहों पर अपने निशान लगा करके वहां तक कब्जा कर लेने की घोषणा करके वापस चले जाते थे। ये पहली सरकार है जिसने उनको चैलेंज किया, उनको रोका, उनको धमकाया और वापस खदेड़ा। वरना ये गलवान वाली पोजीशन क्यों, सिचुएशन क्यों पैदा होती? या डोकलाम तो खैर भूटान का मामला था, पर वहां भी 73 दिन तक हमारी सेनाएं खड़ी रही, स्टैंड ऑफ रहा वहां पर, और अल्टीमेटली 4.5 साल तक पूर्वी लद्दाख में स्टैंड ऑफ के बाद चीन को वापस अपने कदम खींचने पड़े। तो ये नहीं बर्दाश्त करती है ये सरकार। पहली सरकार है जिसने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान में घुस करके पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक किया, और ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा ये भी जरा इन लोगों को याद रखना चाहिए। और वहां पर पाकिस्तान में जिस तरीके से अननोन गनमैन भारत के वांछित आतंकवादियों को एक एक करके निपटा रहे हैं, जरा ये भी समझ में आ जानी चाहिए ना। आज तो म्यांमार के राष्ट्रपति भी भारत की यात्रा पर हैं, अधिकृत यात्रा पर हैं, और अभी 4 दिन पहले एक एयर डिफेंस डील हुई है अफगानिस्तान और रूस के बीच में। तो जरा ये भी समझ लेना चाहिए, और इसके पीछे कौन है और क्या ये सब चल रहा है, जरा इसके बारे में भी लोगों को समझना चाहिए। और ये बीबीसी वाले या दूसरे एबीसी वाले इनके राग अलापने से या इनके रोने पीटने से कुछ होने वाला नहीं है। अब अगर सरहदों को चाक चौबंद करने का फैसला अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, तो इन लोगों को जरा पीछे जाना चाहिए। 15 अगस्त 2025 का लाल किले की प्राचीर से जो प्रधानमंत्री का भाषण था, उस भाषण के सारे अंश आप छोड़ दीजिए, लास्ट के 7 मिनट सुनिए उस भाषण के। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? डेमोग्राफी चेंज एक बहुत बड़ी साजिश है भारत के खिलाफ, और हम अब इसको मिशन मोड में चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं और इससे निपटेंगे। तो इसके लिए एक हाई पावर कमेटी भी गठित कर दी गई है। इसमें एक पूर्व जस्टिस को अध्यक्ष बनाया गया है, एक पूर्व आईपीएस, एक आईएएस, और कई दूसरे सदस्य इसमें बनाए गए हैं। होम मिनिस्ट्री के सेकंड सेक्रेटरी बनाए गए हैं उसमें, और ये अपनी रिपोर्ट देगी कि ये डेमोग्राफिक चेंज जो हुए हैं पूरे देश में और खास तौर से सरहद से लगते हुए राज्यों में, इसके पीछे की साजिश क्या है और इसको कैसे रोका जाए, उस पर एक रिपोर्ट आएगी, तब आएगी। लेकिन उससे पहले ही जो घुसपैठिए यहाँ हैं उनको चेतावनी दे दी गई है कि आप अपने आप ही निकल लें तो अच्छा है, बाकी सरकार को तो जो करना है वो करेगी।
बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो रही है। शिंदे की तलाश है, अजीत पवार की तलाश है वेस्ट बंगाल की राजनीति में। जैसे-जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे-वैसे चीज़ें हो रही हैं और सर डर का आलम ऐसा है, मतलब ऐसा डर का आलम है, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन के ऊपर। सॉरी ये मिस हो गया, ये कुछ और आ गया है। अभी एक मैं वही वीडियो दिखाना चाह रही थी, सॉरी फॉर दिस वन, कि किस तरीके से जो बंगाल में जो गुंडे थे, माफिया थे, टोकनबाज थे, टोलाबाजी थे, हाथ जोड़-जोड़ कर बोल रहे हैं, "सर हमसे गलती हो गई, ले जाइए अपने पैसे।" घबराहट का माहौल है वहाँ पे इन लोगों के बीच में। जी, जब पश्चिम नेता बंगाल पश्चिम जी, बंगाल दूसरा गुजरात बनने जा रहा है। बहुत लंबे समय तक बीजेपी का शासन वहाँ रहना है हुँ, और जिन हिंदुओं को, सनातनियों को दमित करके रखा गया, कुचल के रखा गया, अपमानित किया गया, अब वो खुले में साँस ले पा रहे हैं और आगे ये एकजुटता जैसे गुजरात में हमें देखने को मिलती है सनातनियों की, जैसे हमने अभी लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, दिल्ली में देखा, बिहार में देखा, अब वैसा ही वातावरण बंगाल में देखने को मिला है और फरवरी के शुरू में 5 राज्यों में चुनाव होंगे, वहाँ भी देखेंगे। जी। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन होने वाली है क्योंकि अभी 7 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी का देखिए कहाँ-कहाँ, क्या-क्या स्ट्रैटेजी होती है, बट मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन पंजाब की है सर, क्योंकि पंजाब की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और अरविंद केजरीवाल के मंसूबे क्या हैं वो हम पहले भी कवर कर चुके हैं और जैसे-जैसे इलेक्शंस आएँगे तो हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सर का चैनल है ओसीएन नेटवर्क। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।